हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जी जान से अंतिम क्षण में सचिवालय सहायक बनने की ओर अग्रसर होंगे। आप इस वक्त मुझे पता है कि आप टेंशन में होंगे, सिर दर्द सिर भारी होगा, क्योंकि अंतिम क्षण में जब एग्ज़ाम 2-4 दिन तो बाद हो या पास में हो तो एग्ज़ाम का प्रेशर सबके ऊपर होता है। आपको ये घबराना नहीं है। जितने भी कैंडिडेट आपके साथ बैठेंगे सब प्रेशर में होंगे, इसलिए आप अपने आप को कीप काम रखें, कूल रखें, शांत रखें और आपने जो भी तैयारी की है उसका 100% देने का कोशिश करेंगे एग्जाम में, ऐसा आप सोच के रखें। ठंडे पानी पीना है एग्जाम से पहले, ध्यान देना है। जितना शांत रहेंगे आप उतना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ, मैं एक बार फिर से अपने बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले गणित के सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही इजी ढंग से करना सिखाता हूँ, जिसके बाद आप अपने पेपर में मैथ्स के सारे सवालों को बहुत ही कम समय में करके अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। अतः आप जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आज फिर से हम आज के इस वीडियो में मैथ्स के उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट की चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम की दृष्टि से, भारत में होने वाले कंपटीशन के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। उस पे या तो डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं या इनडायरेक्ट भी आते हैं। इन दिनों इसका प्रचलन ये है कि ये डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं उन पॉइंट्स से। ऐसे पॉइंट्स को मैं फैक्ट्स को पिछले 2-3 वीडियो से सवालों के साथ कर रहा हूं, आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। ये आप एकदम तोते की तरह रट जाओ, ऐसे समझो कि ये पॉइंट्स फैक्ट्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स के बारे में, खास करके नंबर्स के बारे में, जो जैसे आप अगर मिठाई बनाने की बात करो तो चीनी कॉमन होता है कि उसका प्रयोग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, चाहे दूध की मिठाई बनाओ या मैदे की या बेसन की, सब जगह ज़रूरत होती है, सब में वो डलती ही डलती है। नमकीन सब्जियां बनाने जाओ तो उसमें नमक का जो इंपॉर्टेंट होता है वही ये सब फैक्ट्स हैं। मतलब या तो वो सामने एकदम ऐसे ही दिख जाएंगे, इसमें से 4-5 तो दिख गए हैं आपके ही सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल के 23 तारीख वाले शिफ्ट जो री एग्जाम हो रही है और 24 तारीख वाले जिसके सवाल बाहर आए थे, तीनों शिफ्टों में इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स डायरेक्ट पूछे गए थे। वो रूप बदल करके भी आता है, अतः ऐसे पॉइंट्स को आपको कंठस्थ कर लेना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अंतिम 2-3 दिन में ऐसे सचिवालय सहायक का जो मैथ्स का लेवल है लगभग वो 80% एसएससी सेंट्रल वाली की एमटीएस के सिलेबस के मतलब इक्विवेलेंट है, 80% कॉमन है। तो मैंने अभी फिलहाल के ही दिनों में 2-3 दिन पहले तक एमटीएस के बच्चों को, उधर भी वैकेंसी निकल रखा है, तो उनके लिए भी मैथ्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और 12 वीडियो जब तक मैंने डाल रखे हैं जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआईसीआई के, इन सब टॉपिक्स के जिसके सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, 12 वीडियो डाल रखे हैं। उसको आप जाएं जरूर प्रैक्टिस करें। एक बार बैठ के आप 5-6 देख लें, फिर एक बार बैठ के 5-6 देख लें। सब में 15-20 के आसपास सवाल है और सब आधे घंटे के आसपास का वीडियो है। तो वो 12 वीडियो देखने में आपको 5 से 6 घंटे के समय लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे और उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मतलब इतना मैं कह सकता हूं कि वो 12 सवाल वीडियो में से आपको 10 से 15 सवाल तो आएंगे ही, या तो हूबहू आएंगे और नहीं तो चेहरे पे मेकअप पोत के आएंगे। मतलब उसके अंक, डिजिट, नंबर्स, वेरिएबल्स चेंजेस होंगे लेकिन पैटर्न तो वही होगा। तो आप बिल्कुल जा करके वहां देखें। अब हम लोग चलते हैं, कुछ फैक्ट्स की बातें करते हैं आज और इसके बाद वाले वीडियोज में हम सिर्फ फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब सवाल सीखने का समय नहीं है। तो वैसी चीजें हम सीखें जिससे हमें ज्यादा मार्क्स मिले। हो सके कि मतलब मुझे हो सके क्या, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि 3-4 जो आंकड़े या जो मैं बोल करके आपको आंकड़े बताते रहता हूँ, फैक्ट्स रखते रहता हूँ, ये डायरेक्ट 4-5 इसमें से आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम चर्चा करते हैं। तो ये जो सबसे पहले ऊपर जो पॉइंट 1 है वो है कि 1 से 99 तक की संख्या लिखने पर प्रत्येक अंकों को 20 बार लिखना पड़ता है।
अब इसको आप ऐसे समझे, 24 तारीख वाली शिफ्ट में शायद ये, हाँ 24 तारीख वाले में आया है कि उसमें पूछा हुआ था कि आप जब 99 तक की संख्याओं को लिखते हैं कि तो दो को कितनी बार लिखना पड़ता है, तो वैसे से ही भाषा बदल के आएगा। तो एकदम ये भाषा क्या, वो तो एक्चुअल यही सवाल ही है। और अगर बच्चे मतलब आ गया है तभी आपको ये लगेगा कि पूछ सकता है, नहीं तो मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं या देखता हूं उनको, जब ऐसे चीजें बताता हूं तो उनको तो पता नहीं होता, वो सिर्फ वही चीजें पढ़ते रहते हैं या टीचर्स उनको वही चीजें पढ़ाता है जो सिर्फ टीचर्स को पढ़ाने में मन लगता है। जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट से दे बेहतर हो वो पढ़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पढ़ाने में टेंशन होती है। बच्चे नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते तो उनको, बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पता चला कि टीचर को डर होता है कि बच्चे छोड़ करके भाग ना जाए, इसलिए वो पढ़ाते ही नहीं है। या फिर बहुत सारे टीचर्स को पता नहीं होता क्योंकि वो नई चीजें सीखना नहीं चाहते। तो एक अच्छा टीचर और स्टूडेंट्स वही होता है जो नई नई चीजें सीखे। तो ये सब चीजें मैंने कई बच्चों को ये बता रखा था पहले से, वो गए डायरेक्ट उन्होंने ऑप्शन को चूज किया। और जो नहीं चूज किया वो पता चला कि वो 1 से लेकर के गिन दिया उन्होंने कि 2 में आता है, 12 में आता है, 20 में आता है, 20 से लेकर के 29 में आता है, 22 में आता है, 32 में आता है, ऐसे करके वो गिन करके 20 लाए। तो नहीं, आप ये याद रखेंगे कि 1 से 99 तक की संख्या को लिखने पर प्रत्येक अंक 20 बार आता है, सिर्फ शून्य को छोड़ करके। ये आपको ध्यान देना है कि सिर्फ शून्य को छोड़ करके। ऐसा क्यों होता है? प्रत्येक अंक जो है 1 से जब आप 99 तक की संख्या लिखते हैं तो जैसे अभी 9 तक छोड़ दें, 10 से आप शुरू करें कि 10, 11, 12 ऐसे 13, तो प्रत्येक अंक जैसे 10 से आप 19 तक जाएंगे, फिर 20 से 29 तक जाएंगे, तो प्रत्येक अंक दहाई के रूप में 10 बार आते हैं और वो इकाई के रूप में 10 बार आते हैं। जैसे आप 1 को ही ले लो तो 1 में आया स्वयं, 11 में आया दहाई के रूप में, वो 11 में आया, फिर 21 में आया, फिर वो 31 में आया, 41 में आया, तो वैसे ही 20 बार आएगा। और फिर 10 से जब आप 19 में जाओगे तो वो दहाई पे आएगा, सॉरी मैं वहां दहाई बोल दिया, इकाई के रूप में 10 बार वो आ गया, और दहाई के रूप में वो 10 से लेकर के जब आप जाओगे 19 तक तो 10 बार वो दहाई के रूप में आएगा। तो ये हर अंक ऐसे रिपीट करते हैं। जैसे ही आप 20 में जाओगे तो 20 से लेकर के 29 तक 10 बार दहाई के रूप में आएगा, और 2 से लेकर के आप जाओगे 92 तक तो वो इकाई के रूप में आएगा, 82, 72, 92 तक 10 बार। लेकिन 0 क्या होता है कि 0 इकाई के रूप में आ ही नहीं पाता है। 1 से लेकर के जब आप 10 तक लिखते हैं तो 0 इकाई के रूप में नहीं आ पाता, वो सिर्फ दहाई के रूप में ही आपको दिखता है कि 10 में वो दिख गया, 20 में दिख गया, ऐसे कर करके वो दिखता है। इसलिए मैं लिखा कि 0 जो है वो उसे छोड़ करके बाकी जो 9 अंक हैं, टोटल मैथ्स में 10 अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उसमें से 0 को हटा दिया जाए तो बाकी जो 9 अंक हैं वो प्रत्येक 20 बार आएंगे 0 को छोड़ करके। अब 1 से 99 तक आप जब लिखते हैं तो 0 को आपको 9 बार लिखना पड़ता है। ये 10 बार क्यों नहीं लिखना पड़ता? क्योंकि ये 100, जैसे ये 10 में आया, 20 में आया, ये करते करते 90 तक आया, 100 को हम इसमें गिन ही नहीं रहे हैं। सवाल में ऐसे ही आपको ज्यादा दिखेगा 99 तक ही, और जब 100 की एंट्री हो जाएगी, अगर पूछ दे आपसे कि 1 से 99 तक की संख्या लिखने पर 0 कितनी बार आता है या 0 को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, तो वो 9 बार लिखना पड़ेगा। हर बार वो दहाई के रूप में आएगा, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 100 में अगर वो आ जाता तो दहाई के भी सैकड़े के रूप में भी आता। इसलिए हम लोग याद करने के लिए डबल डिजिट तक ही जाते हैं और फिर उसके बाद ट्रिपल डिजिट से हम 999 तक जाते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ 9 बार आता है 99 तक। अगर आपके प्रश्न में 100 आ जाए तो आप 9 और +2 लिखेंगे, क्योंकि 100 में 2 बार आता है। तो अगर सवाल ये हो जाए कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखने में आप 0 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, तब आपको 9 और +2 11 बार करना होगा। अब अगले पॉइंट्स पे चलते हैं हम लोग कि 100 से ये सब पूछा हुआ है, तो ये पूछा हुआ है तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि तीनों एक जैसे ही है। वो सीढ़ी है कि आप 1 सीढ़ी चढ़ो, 2 सीढ़ी चढ़ो, 3 सीढ़ी चढ़ो, तो आपको वो, आप उसे बोर्ड को, आयोग को, बीएससीसी को आप नहीं कह सकते हैं कि तुम ये पिछली बार ये पूछे थे तो अगली बार ये क्यों पूछ दिया। तो ये है कि 100 से 199 तक की संख्या को आप लिखोगे तो प्रत्येक अंक को 20 बार यहां भी प्रयोग होता है। यहां सिर्फ
एक को छोड़ करके एक का प्रयोग 120 बार होता है। एक का प्रयोग 120 बार होता है। क्यों? क्योंकि दहाई जैसे आप अगर 3 डिजिट में घुस गए तो 1 से लेकर के 99 तक लिखोगे तो 1 20 बार आएगा, लेकिन जैसे ही आप 100 से लेकर के 199 तक जाओगे तो 100, 101 ऐसे करते 199 तक जाने में सैकड़े के स्थान पे 100 बार आएगा, इसलिए वो 120 बार आता है और बाकी अंक सब 20 बार आते हैं। ऐसे ही आप 200 में जाओगे तो 1 की जगह वहां 2 आ जाएगा, 2 आएगा। 300 में जाओगे तो 3 मतलब बाकी सब 20 बार होंगे और 3 ज्यादा बार आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो इसलिए मैं बता दिया, वैसे 199 तक काफी है। ऐसे सवाल बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, आप मेरी सुनो, एकदम ध्यान रखो। आप अब आ गया है तो आपको तो पता ही है, लेकिन भारत के बहुत सारे एग्जाम में सीजीएल तक में ये चेहरे बदल करके दिखते रहता है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट्स पे। ये है कि 1 से 9 तक लिखने में कुल 9 अंक होते हैं, ये तो हमें पता है। 1 2 3 4 ऐसे लिखो या नीचे की ओर लिखो। कहने का मतलब ये पहाड़ा वाली बात हो गई कि 99 तक 9 तक जाएंगे तो 9 अंक होगा। लेकिन इसको एक और ध्यान रखना है कि अगर पूछ दे कि 1 से 99 तक आप लिखोगे तो कितने अंक लिखोगे, तो टोटल अंकों की संख्या 189 होता है। जैसे 10 से लेकर के आप 99 तक जाओगे, 1 से 9 तक जाओगे तो 9 हो गया, और 10 से 99 तक जाओगे तो 90 संख्या हो गया। और प्रत्येक जो है 2 अंकों का है, सब में 2 अंक है। 10 से 11 में 12 में करके 90, टोटल 90 है। तो ये 180 ये हो गया, दहाई वाले 2 अंक वाले और 1 इकाई वाले 1, तो यही जुड़ करके 189 होता है। तो 1 से लेकर के 99 तक की आप अंकों को या संख्याओं को लिखेंगे तो आपको 189 अंक उसमें लिखने होंगे टोटल। ऐसा पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मैं ये बोलता हूं कि थोड़े हायर लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैथ्स की दृष्टि से हायर बोल रहा हूं। सचिवालय सहायक एक शानदार पद है, सबसे शानदार पद में से एक है बिहार में। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हायर से यहाँ तात्पर्य है मेरा हायर एग्जाम से कि जिसमें मैथ थोड़े टफ पूछे जाते हैं, वहां ये सवाल आया है। तो ये बड़ा ही इजी है, एक ही तरह का है, लेकिन रंग बदल के आ गया है। तो आप गिनने ना लगना, इससे पहले वो चाहेगा आयोग कि आप गिनो, तो आप याद रख लो। बस तोते की तरह 10 बार रट जाओ, आपको याद हो जाएगा। अभी आपके पास 2-3 दिन समय है, बहुत समय है ऐसी चीजें याद रखने के लिए। उसी तरीके से 1 से लेकर 999 तक जब आप संख्याओं को लिखेंगे तो टोटल 2889 अंक आपको लिखने होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप याद रखो, लेकिन आप ध्यान में रखो ताकि आ जाए तो अफसोस प्राण ना जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब 0 पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कि 0 एक ऐसी संख्या है जो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये है कि अभी भी जो शुरुआत वाले बच्चे होते हैं जनरल कंपटीशन की दुनिया में, या फिर जो कुछ दिन से हैं, फिर भी अगर उनको ये ना सुनने या पढ़ने को मिले तो वो विश्वास ही नहीं करते कि 0 एक सम संख्या, इवन नंबर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 0 एक सम संख्या है। ये ग्रुप डी रेलवे से करके सीजीएल तक में, सीजीएल में जैसे सवालों के रूप में ये प्रयोग होता है, और ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में ये डायरेक्ट पूछा गया है कि 0 सवाल ऐसे होते हैं कि 0 कौन सी संख्या है, तो वो सम देगा, विषम देगा, इनमें से कोई नहीं देगा, ऐसे वो करके ऑप्शन ऐसे क्रिएट किया हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। साथ ही साथ 0 सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दे दो, ये विभाजित हो जाएगा। जब 0 में 5 से भाग दो 0, कुछ भी, मतलब जितनी भी संख्या से आप भाग देते हो 0 पूर्णतः विभाजित होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये भी दूसरे रूप में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आंकड़े हैं लेकिन ये दूसरे रूप में आता है। जैसे आपको अगर ये पूछ दे कि निम्न में से वो कौन सी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, तो आपको दिमाग से ये नहीं निकालना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वो 0 है। लेकिन इसमें एक चीज है कि 0 सिर्फ 0 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, ये अनडिफाइन है। 0 बटे 0 आप अभी तक अनडिफाइन है, इसे डिफाइन नहीं किया गया है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो
तो जीरो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित तो होता है, लेकिन जीरो से छोड़ करके वो अपने आप से विभाजित नहीं होता है। अतः आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने नहीं लिखा वो बोल करके आपको ये पॉइंट कर देता हूँ कि जीरो इकलौती ऐसी संख्या है जो अपने आप से विभाजित नहीं होती। नंबर लाइन पर के सारी संख्याएं अपने आप से विभाजित होती है। एक एक से होता है, दो दो से स्वयं को विभाजित करेगा, 10 10 से लगेगा, 100 100 से लगेगा। जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं वह सब स्वयं से विभाजित होता है, सिर्फ जीरो को छोड़ करके, क्योंकि 0/0 अनडिफाइन है। आपके पेपर के बाद अभी समय नहीं है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। बड़ा हंसी आएगा देख करके कि इसको मैं भाग दूंगा, तब कि आप मनमर्जी भाग दे सकते हैं। फिर अगले वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जुड़े रहें, दोस्तों को भी बताएं, अपने भाई और बहनों को बताएं, सबको बताएं, शेयर करें, ताकि लोगों तक नॉलेज हो। शिक्षा क्रांति के रूप में होनी चाहिए, हर लोगों को शिक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जलना है लोगों से। तो ये बढ़ते हैं आगे हम कि एक सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। ये देखने में बड़ा मतलब ऐसा तो लग रहा है कि फालतू का लग रहा हो, क्या मजाक है ये, कि ये भी जानने। तो एग्जाम के प्रेशर में इसे अगर ये रंग बदल के आएगा तो फिर आपके होश उड़ा देगा। इसलिए आप ध्यान में रखें, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है, इसलिए तो खास है। एक ही ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, जीरो को भी। जीरो क्या है कि जीरो सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित स्वयं हो जाती है, लेकिन अपने आप को विभाजित नहीं कर पाती। लेकिन एक जो है, एक से दुनिया के सारी संख्याओं को, इवन जीरो को भी वो पूर्णतः विभाजित करती है। और नेगेटिव नंबर का ये बड़े काम का है फैक्ट कि पॉइंट्स आपको याद रखना है कि नेगेटिव नंबर का HCF और LCM अनडिफाइन है, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब उसका HCF LCM नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको -3 और -6 का अगर HCF पूछे तो ऐसा ना कि -3 या -6 मार करके आ जाना, या उसका LCM पूछे तो ऐसा नहीं है कि LCM -6 कर देना, नहीं, वो अनडिफाइन है अभी तक। कभी फिलहाल ये चर्चा करेंगे कि क्यों डिफाइन नहीं है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना ही होगा। जैसे इसका प्रयोग मैं अगले मतलब वीडियो में वो पॉइंट लिखवा दूंगा अभी, और इसके बाद हम पॉइंट और चर्चा करेंगे। 10 पॉइंट तो कम से कम और चर्चा करेंगे ताकि 20 हो जाए। जब पॉइंट्स और फैक्ट्स पे ही चर्चा कर रहे हैं तो 20 तो कर ही लेते हैं। सवाल अब करने का समय है भी नहीं, तो जितने सवाल हैं उसके जम के प्रैक्टिस कीजिए। मॉडल टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर खूब सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और मैं बोल रहा हूँ बार बार कि बहुत फायदा करेगा। आप फिर बताना कितना फायदा किया जब आप MTS वाले सारे वीडियोस देख करके और सवालों को करने के अप्रोच सीखोगे, और जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं वो सीखोगे, तो मजा आ जाएगा आपको पेपर देने में। फिर जैसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी तो 10 फैक्ट और लिखते हैं, पॉइंट्स करते हैं चर्चा। अगले वीडियो में जैसे इस तरह से हम चर्चा करेंगे कि बहुत छोटी चीजें हैं कि आपको जैसे बार बार पूछता है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग, तो 55, 1 से लेकर के 10 तक को वो पूछ रहा है। बच्चे याद रखते हैं, लेकिन मैं उन्हें यह भी याद करवाता हूं, ध्यान दिलवाता हूं, मतलब कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का पूछ दे, प्रथम 100 का पूछ दे, ये पूछता ही है। बहुत बार 2500 बार ये पूछा गया है, मतलब हर तरह के एग्जाम में। लेकिन अगर वो आपसे पूछ दे, वो नई बात क्या है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए। वो लिखवा दूंगा, अगली वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कर लेते हैं इतना कि प्रथम 10 प्राकृत नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 से लेकर के 10 तक जाएगा। लेकिन प्रथम 10 पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से ये शुरू होगा और ये 9 तक जाएगा। इसका मतलब कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग पूछे तो वो 45 हो जाएगा, उसमें 10 नहीं होगा। आपको याद रखना है। अगर वो पूछ दे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग, ऑप्शन पहला में अगर 55 रहा तो 99.999, आपको छोड़ करके जो मेरी वीडियोज देख रहे हैं सारे लोग ये गलती करेंगे, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि पूर्ण संख्याओं में होल नंबर में 0 भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। करता हूँ 10 फैक्ट्स, फिर से पॉइंट्स लिखता हूँ, तब तक बने रहिए। अब हम ये 11 से 20 तक की चर्चा करते हैं कि जैसे हम 10 कर लिए, आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, एकदम तोते की तरह रट्टा मार कर लेना है। अब 11वें पॉइंट्स को देखो, आपकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 या फिर 9 ही संभव है। मतलब ये डायरेक्ट आपका पूछा हुआ था,
23 तारीख में ये पूछा हुआ है एक संख्या देकर के निम्न में से कौन जो है एक पूर्ण प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग है, ये पूछा हुआ था कि एक नंबर दिया हुआ था। तो मैंने वो करना सिखाया। आप वो वीडियो अगर नहीं देखें तो 3-4 महीने सचिवालय सहायक के इधर 2-3 दिनों से वीडियो जो डाल रहा हूँ वो जरूर जा करके देखें, उसमें मैंने करवाया है। वो डायरेक्ट सवाल आया है। तो जैसे आपका एकदम ये है कि 0 1 4 5 6 9 अगर है तभी संभव है। इससे भी ज्यादा आपको हेल्प ये करेगा ये वाला पॉइंट, 12वां पॉइंट कि 2 3 7 8 यदि इकाई अंक के रूप में हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक हो, जैसे यहाँ 2 है तो आप देख लो 12 22 42 कुछ भी 102 अगर ऐसा दिख रहा है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संभव नहीं है। जब वैसे ही 3 पर 7 पर 8 पर कभी भी संभव नहीं है। तो वो जो 23 दिसंबर आपके ही शिफ्ट में जो आया था आपको याद ही होगा, तो उसमें आप ध्यान देना कि एक में 2 है 3 है 8 है ऑप्शन में, लेकिन सिर्फ एक ही में ऑप्शन जो 1 है। तो मैं आपको ये बताया कि सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि यही, और इसके बाद 1 सेकंड में अब आप करोगे या जो जिसको भी मैंने बताया है वो किए हैं। तो आज के बाद से आप ये ध्यान रखना कि जो मैं बोल रहा हूं बार बार इसे ध्यान से देखना। अब 13वें पॉइंट पे आते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिखेगा, वही मैं बोल रहा हूं कि वेश बदल बदल करके दिखेगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 4 से भाग देने पर या तो पूर्णतः विभाजित होगा और नहीं तो हमेशा वो शेषफल 1 देगा। जैसे आप ये समझ सकते हो कि जैसे आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आया, 2 का करोगे तो 4 आया। शुरुआत का मैं दिखा दे रहा हूं करके। तो 4 का क्या होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। अब देख लो 1 में जब आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। 4 में करोगे तो पूर्णतः विभाजित, 9 में भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, 16 में दोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। फिर यहाँ शेषफल 1 आ रहा है, ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। मतलब कि शेषफल पूर्णतः विभाजित होने का एक और तात्पर्य है कि अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो शेष कितना बचेगा, तो शेष 0 बचेगा। वही मैं ये लिख दिया कि शेष 0 बचेगा। 49 में तो 1 बचेगा, 64 पूर्णतः विभाजित होगा। तो दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि 13वां पॉइंट ये बताता है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को आप जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि भिन्न का एलसीएम बेहद इंपॉर्टेंट। 23 तारीख 24 तारीख हर दिन ये हर पेपर में भारत के हर एग्जाम में ऐसे सवाल 1-2 पूछते हैं सिंप्लीफिकेशन में, एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक में कि भिन्न का एलसीएम क्या होता है। तो भिन्न का एलसीएम होता है कि अंश का हम एलसीएम निकालते हैं और उसमें हर के एलसीएम से भाग देते हैं। डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पोर्ट्रेट पूछता है, आप याद रखना, कंठस्थ रखना, और मैं आशा करता हूं कि आपको याद होगा। फिर भी मैं ये फोकस कर रहा हूं कि ये आने के चांसेस बहुत हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये आए। ठीक वैसे ही भिन्न का जब एचसीएफ निकालना होता है तो अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, और जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ। आपको ध्यान रखना है एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। तो जो अंश का एचसीएफ आप निकाल देंगे उसमें हर के एलसीएम से भाग देंगे तो वो भिन्न का एचसीएफ निकलेगा। ठीक वैसे ही कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है तो n इंटू n प्लस 1/2 आपको याद होगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल औसत पूछ दे रहा है डायरेक्ट। तो जैसे ही आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो औसत के लिए क्या होता है कि जितने योग बटा संख्या। तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं, यहाँ n संख्या है, तो जब आप इसमें n से भाग देते हो तो n से n ये उड़ जाता है, कैंसिल आउट होता है, डिवाइड होकर के औसत बच जाता है n प्लस 1। तो एकदम याद कर लो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है तो n प्लस 1। जैसे 1 से लेकर के 10 तक का औसत आपको याद नहीं है तो याद रखें कि 5.5 होता है। मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले सीखने वाले बच्चे सबको याद है, क्योंकि ये इतनी बार होता है। आपको ध्यान में दिलवाता हूं कि इसमें भी 1 सेकंड अगर आप दे रहे हैं एग्जाम में तो वो भी भाई आपके समय की बर्बादी है।
तो जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल के रूप में देख लें कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत 5.5 है। तो इसके हिसाब से क्या होगा औसत n यहाँ 10 है तो 10 + 1 11/2 5 पॉइंट। मतलब रास्ते बदलने से ऐसा नहीं होता कि टारगेट बदल जाता है। रास्ते जैसे किसी को अगर आपको भी अगर पटना सेंटर दे, सासाराम सेंटर दे, कहीं भी दे तो आप वहां जाएंगे। रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जमुई वाला किसी और रास्ते से आएगा लेकिन पहुंचना तो उस सेंटर पे है। तो वही हाल है कि ये सब वो तरीके हैं जो आपके काम को बेहद आसान कर देगा। ठीक वैसे ही कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो भी पता है कि n × n+1 × 2n+1/6 होता है। इसका औसत ये तो डायरेक्ट आपका पूछा हुआ है, आपका पूछा मतलब ये भी नीचे वाले ही पूछा हुआ है। तो ये इसका औसत क्या हो जाएगा, तो फिर हम n से भाग देंगे। अगर ऐसे पूछ दे कि 1 से लेकर के 30 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, 1 से लेकर के 30 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो लोग सोचते रहेंगे और आप इस पे बना देना। तो n से जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो इसका औसत हो जाएगा n+1 × 2n+1/6। तो सवाल यही था कि 1 से लेकर के 30 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो यहाँ 30 + 1 ऐसे होगा 31 गुने 30 दूनी 60 1 61/6। यही जो होगा औसत होगा 30 तक के लगातार प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक उसी तरीके से घन पर हम चलते हैं क्यूब तक। तो कम से कम आपको याद रखना ही चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब का सम योग कितना होता है, तो n × n+1/2 का दी होल स्क्वायर। मतलब जो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी को हम स्क्वायर से गुना करके ये करते हैं ताकि औसत आसानी से निकाला जा सके। और इसमें जब हम n से डिवाइड करेंगे, योग में n से हम विभाजित करेंगे संख्या से, तो वो उसका औसत आएगा। तो इसका औसत हो जाएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब का औसत क्या होगा, तो n × n+1 का दी होल स्क्वायर बाई 4 होगा। आप याद कर लो, कंठस्थ आएगा तो अफसोस करने से बेहतर है समय बर्बाद करने से, क्योंकि आपको पता ही है, आप तो एक्सपीरियंस हो चुके होते इस तारीख का एक बार एक पेपर दे करके कि सवाल इतने ज्यादा और समय इतने कम है और बीच में तो इतने सारे फंक्शन, कभी वो सिग्नेचर करवाएगा, कभी आंखों का चेक करेगा, ये वो करते करते आपके 10-15 मिनट तो ले ही लेते हैं। तो और समय आपका कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको मेरे द्वारा बताए तरीके तो ध्यान में रखना ही होगा, पॉइंट्स को याद रखना ही होगा। तो आप इसे, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप याद करके ही जाएंगे अपनी सफलता के लिए। अब आपका आया हुआ सवाल पे आते हैं। 19-20 में है वो। 19 क्या है कि n प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n × n+1 होता है। क्योंकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2 होता है। तो सम में क्या होता है कि विषम संख्याएं घट जाती है, उसका मान 2 गुना होता है, 2 4 6 जाता है। तो वही 2 से गुना करके आप ये समझो, ये होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n × n+1। जैसे ऐसे समझो कि प्रथम 5 सम संख्या, तो वो क्या है 2 4 6 8 10, यही है ना प्रथम 5 सम संख्या। तो इसका योग क्या होगा 10 10 20 10 30 होगा, 30 होगा। और यहां से क्या है कि n × n+1, तो ये 5 है तो 5 गुने 6 होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 30। तो मैं वही बोल रहा हूं कि रास्ते बदलने से लक्ष्य तो नहीं बदलेगा और इससे आसान हो जाएगा। और यहाँ क्या है, जब इसका आप औसत निकालेंगे तो n से डिवाइड करेंगे तो औसत सिर्फ हो जाएगा n+1। तो प्रथम आपको एकदम याद रखना है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। ठीक वैसे ही इसका औसत आप निकालेंगे तो 5 है तो 5 से भाग देंगे तो 6 आएगा n+1। आपको पूछ दे कि 1 से लेकर के 50 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में 25 सम होंगे और 25 विषम होगा। ऐसे इतने सवाल आए हैं कि इसलिए तो मैं आपको फोकस करवा रहा हूं ऐसे पॉइंट्स पे। तो 25 सम होंगे और 25 विषम होगा। तो 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको पता ही है कि 25 + 1 यानी कि 26 होगा। करने की जरूरत नहीं है, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब ये है जो आपके पेपर में आया हुआ है इसी वर्ष, लगभग हर जगह पर दिखने वाला सवाल ये आया था। क्या आपको याद हो जाएगा कि 1 से लेकर के 31 तक के विषम संख्याओं का
वो पूछ रहा था, योग पूछ रहा था। तो ठीक है, 1 से लेके 31 तक का वो सवाल मैंने करवाया है, 2-3 जो वीडियोज मैंने करवाए हैं 1 से लेके 31 तक। तो 30 तक 15 सम संख्याएं, 15 विषम संख्याएं और 31 स्वयं एक विषम संख्या, यानी यहाँ उसमें 16 विषम संख्या था, तो इसका स्क्वायर 256। यही होता है योग कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो जितनी संख्याएं उसका वर्ग। तो वहां 16 था 1 से लेके 31 तक, तो उसका वर्ग 256 उसका योग हो जाएगा। और जब औसत निकालना हो तो जितनी संख्याएं, सब बहुत रोचक ये जानकारी है कि जितनी विषम संख्याएं होती है उतना ही इसका औसत होता है, क्योंकि औसत वो 16 से आप भाग दे देंगे तो 1 से 1 n स्क्वायर में n से भाग दोगे तो कट जाएगा, 1 n बचेगा। तो अगर उसी प्रश्न को अगर ऐसे पूछ दे कि 1 से लेकर के 31 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 16 विषम संख्याएं होंगी तो 16 औसत होगा। मैं आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे आज और अभी। जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो आप याद करेंगे, दोस्तों को ही बताइए, सबको बताइए, ताकि मुझे भी आनंद आता रहे सिखाने में। और आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए भी, अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए जुड़े रहिए और जुड़ाइए, लोगों को लाइए यहाँ, बताइए। मैं अपना मेहनत करता रहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सफल हो और सफल होकर के फिर मिलेंगे बाद में, जरूर सफल होने के बाद मिलेंगे, आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम जी जान झोंक दीजिए, 10-12 घंटा तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। भात चोखा खाइए, माड़ भात खाइए। मैं बोल रहा हूँ बिहारी होने का फायदा उठाइए, बिहारी कहीं भी सर्वाइव कर लेता है। कई अवगुण है तो ये गुण है। तो आप भी इस वक्त 2-3 दिन सर्वाइव कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, खूब याद कीजिए, खूब याद कीजिए और अच्छा दे करके आप बताना कि आपका पेपर अच्छा गया है, ऐसा कामना करता हूँ। खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।